Hello everyone, very good afternoon to all of you. Vaibhav, Nindan, Chabi, Mithilesh, Mahavir, Rakesh, Pooja, very good afternoon. I'm audible, visually all properly. एक बार बता दीजिए कमेंट सेक्शन में. Is everything all right? वैभव अब चक्का घूम रहा है या क्लास लाइव हो गई? मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है क्लियरली? सभी को नमस्कार, वेलकम, गुड आफ्टरनून. सो पहले तो सूचना आपके लिए ये है कि आई एम नॉट वेल, आई वॉज नॉट वेल, दैट्स वाई पिछली 2 क्लासेस नहीं हो पाई. मेरी तबीयत अभी भी ठीक है नहीं. आई एम हैविंग फीवर, डाउन विथ फीवर, फ्लू. सो लेकिन मुझे वही लगा कि आज मैं क्लास ले लेता हूँ, अदरवाइज बीच में छुट्टी आपकी हो जाएगी थोड़ी. चलिए, तो थोड़ा मेरा साथ दीजिएगा, ठीक है? मेरी ऊर्जा आज थोड़ी कम रहेगी जो आप तक पहुंचती है, बट कोशिश करते हैं कि चीजें पहुंचे आप तक. आ जाइए. तो ग्रामर प्राइमर हमने शुरू कर दिया था, ग्रामर की फाउंडेशन पे काम चल रहा था, और चर्चा करते करते हम कहां तक पहुंच चुके थे? पार्ट्स ऑफ स्पीच का डिस्कशन चल रहा था ना. बिल्कुल बेसिक से बात शुरू हुई थी हमारी. लेटर्स, वर्ड, फ्रेज, क्लॉज एंड सेंटेंस. और जब वर्ड की बात हुई थी तो हम यहां पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझने की कोशिश कर रहे थे, जिसमें हर एक पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो फंक्शनल एस्पेक्ट है उसकी क्लैरिटी हम ले रहे थे. सबसे पहले नाउन की बात हो चुकी थी. नाउन नेमिंग वर्ड है और नाउन का क्या क्या फंक्शन है वो हमने समझा था यहां पे. उसके बाद प्रोनाउन पे बात हुई थी और आई थिंक यहीं पे क्लास हमारी समाप्त हुई थी, लास्ट वाली. सो द लास्ट क्लास वी हैड डिस्कस्ड दिस पार्ट कि भाई प्रोनाउन नाउन की जगह इस्तेमाल होता है, यानी नाउन के जो भी रोल्स हैं वो प्रोनाउन निभाएगा. और कुछ बहुत बेसिक जहां कंफ्यूजन हमें होता है हमने उसकी चर्चा की थी. जैसे इस तरह का जो सेंटेंस होता है, दिस इज माई वॉच, दिस वॉच इज माइन, ये तो हमारे गले उतरता है नीचे गले के, बट माइन इज अ ब्यूटीफुल वॉच कई बार नहीं उतरता. क्यों नहीं उतरता है, क्या था, वो सब कुछ डिस्कस हो चुका है पिछली क्लास में. अब हम आगे बढ़ेंगे आज की क्लास में, और ये सब डिस्कशन हो चुके थे. चलिए, नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच है हमारे पास एडजेक्टिव. इसका क्या फंक्शन है, क्या रोल है? देखो, नाम से ही पता लगता है. एडजेक्टिव विशेषण इसे हम हिंदी में कहते हैं. एंड एडजेक्टिव एक्चुअली डिस्क्राइब्स नाउन और प्रोनाउन. नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करने का काम एडजेक्टिव करता है. बट इसमें एक बहुत बेसिक लेवल की कंफ्यूजन होती है जो मैं यहीं पे आपका दूर करना चाहूंगा. अब जैसे मैं अगर यहां पे एक सेंटेंस लिखूं इस तरीके से, शी इज स्मार्ट and the second one is she's a smart girl, और मैं आपसे ये पूछूं कि इन दोनों सेंटेंसेस में से कौन से सेंटेंस में स्मार्ट जो शब्द है वो एडजेक्टिव का काम कर रहा है? सो आउट ऑफ दीज 2 sentences, in which sentence the word smart is being used as an adjective? what will be your answer then? क्या लग रहा है? स्मार्ट कहां एडजेक्टिव है, पहले में, दूसरे में, दोनों में? व्हाट डू यू थिंक? गुड आफ्टरनून महिमा, सिमू, अभिमन्यु, मिथिलेश, बताएं प्लीज, कहां पे एडजेक्टिव लग रहा है, पहले में या दूसरे में? कमेंट की बहुतायत इतनी तेज है, फट से ही स्टॉप हो जाता है. हाँ जी, चलिए. तो काफी लोग सही हैं, काफी लोगों में गलत फहमियां हैं. ये गलत फहमियां दूर कर लो. यूट्यूब सेशन मैंने अभी पीछे मॉडिफायर्स के ही ऊपर लिया था, एडजेक्टिव और एडवर्ब के ऊपर, तो आप जा करके देख सकते हो करियर विल बैंकिंग एग्जाम चैनल पे. कल भी मैंने एक सेशन लिया था, तबीयत तो ठीक थी नहीं मेरी, तो लेकिन मैं शाम को यूट्यूब पे आ गया था, तो देख सकते हैं, चीजें वहां पे डिस्कस हो रखी हैं. खैर, एनीवे, स्मार्ट और स्मार्ट दोनों जगह पे एडजेक्टिव है. इसे हम कहते हैं प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव. जब भी आप किसी सेंटेंस का एंड एडजेक्टिव से करते हो उसे प्रेडिकेटिव कहा जाता है, और जब नाउन से पहले एडजेक्टिव आता है तब हम उसे एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं. ठीक है? तो दोनों में ये डिस्क्राइब करने का ही काम कर रहा है. जब आप डेफिनेशन में ये कहते हो कि एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स अ नाउन और प्रोनाउन, सो शी इज प्रोनाउन ओनली. भाई ये इसी की तो क्वालिटी बता रहा है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि नहीं दूसरे में है पहले में नहीं है? पहले में भी है, वहां कोई प्रॉब्लम नहीं है. और दूसरे में इसको हमने एट्रीब्यूट कहा. एट्रीब्यूट का मतलब होता है ट्रेट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स,
सो जब भी कोई एडजेक्टिव किसी नाउन के पहले आकर के उसे डिस्क्राइब करेगा तो आप उसे एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहोगे, और अगर एक एडजेक्टिव सेंटेंस के लास्ट में आ रहा है तो उसे हम प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव कहेंगे। इवन कल हमने इससे जुड़ा एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यूट्यूब सेशन में किया था। वी हैव लॉट ऑफ एडजेक्टिव्स जिनका इस्तेमाल हम सिर्फ प्रेडिकेटिवली कर सकते हैं। जैसे आपके पास शब्द है अस्लीप या अफ्रेड या अवेयर, ये सारे के सारे एडजेक्टिव्स हैं, लेकिन आप इनको कभी किसी नाउन के पहले नहीं लगा सकते। तो आप ये नहीं कह सकते कि ही इज एन अफ्रेड मैन, आप सिंपली ये कह सकते हो ही इज अफ्रेड या आई वॉज अवेयर ऑफ दिस, राइट। सो अवेयर के तुरंत बाद हम कोई नाउन नहीं लगा सकते। शी वॉज अस्लीप, वहां पे आप अस्लीप के बाद कोई नाउन नहीं लगा सकते, ये हमेशा प्रेडिकेटिवली यूज होते हैं। सो वी हैव लॉट्स ऑफ एडजेक्टिव्स जिनका इस्तेमाल हम किस तौर पे करते हैं, प्रेडिकेटिवली करते हैं। ये पहली बात हमें ध्यान में रखनी कि एडजेक्टिव से एंड भी हो सकता है। इसकी चर्चा हमने स्टार्टिंग में भी की थी, हाँ या ना, जब आपने कहा कि शी इज इंटेलिजेंट, शी इज ब्यूटीफुल, ही इज स्मार्ट, कुछ भी ऐसा कहते हो आप, ही इज ऑनेस्ट, तो वो सब क्या है, वो सब प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव है। ही इज ऑनेस्ट कहा, ऑनेस्ट प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव है। ही इज एन ऑनेस्ट मैन कहा, वो एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। दिस बोर्ड इज व्हाइट, दिस बोर्ड इज व्हाइट, यहां व्हाइट से एंड हो रहा है, वो किस तरह का एडजेक्टिव है, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव है। दिस इज अ व्हाइट बोर्ड, वहां बोर्ड से पहले आ रहा है व्हाइट, कलर बता रहा है उसकी, तो दैट इज एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। दिस इज अ ब्लैक मार्कर, ब्लैक इज व्हाट कम्स बिफोर मार्कर, तो एट्रीब्यूटिव, दिस मार्कर इज ब्लैक, एंड हो रहा है तो उसको हम कहेंगे प्रेडिकेटिव। तो जो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होती है ना, यानी वो सारे एडजेक्टिव जो किसी चीज की क्वालिटी के बारे में बात करते हैं, वो सारे के सारे प्रेडिकेटिवली और एट्रीब्यूटिवली दोनों तरीकों से इस्तेमाल होते हैं। लेकिन उसके अलावा एडजेक्टिव के जितने भी टाइप्स हैं, जैसे आप किसी चीज के बारे में बात करो, अगर नंबर लगा के बात कर रहे हो कि आई हैव 5 बुक्स ऑन लेट्स से मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो बुक्स इज नाउन, 5 पहले आ गया तो ये नंबर की बात कर रहा है, राइट। सो एडजेक्टिव ऑफ नंबर यहां पहले ही आएगा। या आप किसी को ये कहते हैं कि गिव मी सम वाटर, तो वाटर इज नाउन, सम यहां पे एडजेक्टिव है जो क्वांटिटी की बात कर रहा है, अगेन नाउन से पहले ही आ रहा है। अगर मैं वहीं पे पूछूं विच बुक डू यू लाइक द मोस्ट, बुक से पहले विच आ रहा है वो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है, राइट। सवाल पूछ रहा है और नाउन से जस्ट पहले आ रहा है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहा जाएगा। आपने कहा आई हैव सीन हिम विद माई ओन आईज, मैंने उसे खुद अपनी आंखों से देखा है। ओन आईज, ओन वहां एम्फेटिक एडजेक्टिव है, अगेन नाउन से पहले आ रहा है। तो जब ये पता है, ये जो जवाब मैंने आपसे पूछा है, ये जब भी हम एडजेक्टिव शुरू करते हैं, मैं शुरू करता हूं क्लास में, आई स्टार्ट विद दिस ओनली, क्योंकि ये डेफिनेशनल कंफ्यूजन होती है लोगों को। तो दिल की गहराइयों में कहीं डीप डाउन आपके सब कॉन्शियस में ये बात बैठी हुई है कि एडजेक्टिव हमेशा नाउन से पहले आएगा। उसका कारण भी यही है कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को छोड़ के देखो, जितने मैंने अभी एग्जांपल लिए, चाहे एडजेक्टिव ऑफ नंबर की बात कर लें आप, या एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी की बात कर लें आप, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव की बात कर लो, एम्फेटिक एडजेक्टिव की बात कर लो, हर तरह के एडजेक्टिव नाउन से पहले ही आते हैं। सिर्फ क्वालिटी वाले एडजेक्टिव प्रेडिकेटिवली भी इस्तेमाल हो सकते हैं और एट्रीब्यूटिवली भी इस्तेमाल हो सकते हैं। एंड देयर आर सर्टेन एडजेक्टिव जो सिर्फ और सिर्फ प्रेडिकेटिवली यूज होते हैं, वो कभी किसी नाउन के पहले नहीं आते। जैसे अब मान लीजिए आपका बिल ड्यू है, तो आप क्या बोलोगे, माई बिल इज ड्यू, ड्यू वहां पे क्या है, दैट इज एडजेक्टिव, राइट। सो ड्यू आप प्रेडिकेटिवली इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा अवेयर, आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ दिस डेवलपमेंट, तो वहां पे अगेन अवेयर कैसे यूज हो रहा है, प्रेडिकेटिवली इस्तेमाल हो रहा है। तो खैर एडजेक्टिव के बारे में इतनी जानकारी काफी है आपके लिए। अभी इस लेवल पे जब हम बात कर रहे हैं सिर्फ ब्रश अप करने की, तो हमें ध्यान में आ गया कि भाई नाउन और प्रोनाउन से नीचे आता है एडजेक्टिव, और इसको हम कहते हैं मॉडिफायर, राइट। इसमें आपके पास डिटरमाइनर्स भी आते हैं जो डिटरमिन करने का काम कर रहे होते हैं। जैसे हमने ये चीज आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है, जैसे हमने बात की कि दिस इज हर बुक, तो ये क्लैरिटी बिल्कुल होनी चाहिए आपको कि यहां पे ये जो हर है ये क्या है, ये पजेसिव एडजेक्टिव है, इट इज नॉट प्रोनाउन। यहां पे ये पजेसिव एडजेक्टिव है, ठीक है, ये पजेसिव एडजेक्टिव कहा जाएगा। या जैसे अभी हमने कहा था कि दिस इज, लास्ट क्लास में, दिस इज माई पेन, आप बचपन से यूज कर रहे हो, तो माई इज नॉट प्रोनाउन, ये क्लैरिटी बिल्कुल होनी चाहिए। ये आपके पजेसिव एडजेक्टिव है। पजेसिव का मतलब जो पोजीशन बताए, किसी चीज के साथ आपकी मालकियत बताए, ये पजेसिव एडजेक्टिव है। वहीं पे अगर इसकी बात करी जाए, दिस इज माई पेन को मैं थोड़ा अलग तरीके से लिख दूं, वही जो हमने लास्ट क्लास में भी किया था, दिस पेन इज माइन,
और अब मैं आपसे पूछूं कि यहां पे ये दिस की ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या है, तो ये ध्यान में रखिए, दिस अब एडजेक्टिव हो गया। इसको हम कहेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, जबकि यहीं पे ये वाला जो दिस है या जो दूसरा दिस है, ये क्या कहा जाएगा, ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। तो हमने जब ग्रामर प्राइमर की शुरुआत की, सबसे पहला स्लाइड क्या लिखा था हमने, ग्रामर इज ऑल अबाउट वर्ड सिलेक्शन एंड वर्ड प्लेसमेंट। आप उसी दिस की पोजीशनिंग को अगर चेंज करोगे तो वही दिस एडजेक्टिव का भी काम करेगा, वही प्रोनाउन का भी काम करेगा। तो इसलिए कोई चीज रटनी हमें नहीं है, ठीक है। यहां पे इस बात का आपको ध्यान रखना है कि दिस के तुरंत बाद पेन है, पेन नाउन है, नाउन के पहले आ गया, उसको एक तरीके से डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है, इसको हम कहते हैं संकेतवाचक। अगर नाउन के जस्ट पहले आ रहा है तो वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। अगर उसके बाद वर्ब आ रहा है, जैसे यहां पे दिस इज आपने लिखा हुआ है, यहां पे वर्ब आ रहा है, तो इसे क्या कहा जाएगा, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहा जाएगा। और मैं आपको बताऊं, अगला ये प्राइमर करने के बाद जब हम क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ेंगे, अभी तो बेसिक्स हम थोड़ी मिट्टी भुरभुरी कर रहे हैं ग्रामर की, वोकैब की, फिर इसके बाद रीडिंग की भी करूंगा, मैं क्रिटिकल रीडिंग सिखाऊंगा आपको। तो इन सभी चीजों की आवश्यकता वहां पे पड़ेगी। पैराजम्बल्स में ग्रामर से बहुत मदद मिलती है, दिस, दैट, दीज, दोज, सच जैसे शब्द आपको बहुत मदद करते हैं। तो पैराजम्बल्स के जो क्वेश्चंस हमें मिलते ही मिलते हैं, पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन आपको मिलेंगे, उसके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में आप देखोगे कि ये हमें बहुत मदद करते हैं। तो आपको दिस देख के ही पता लग जाता है कि किसी बात की तरफ इशारा कर रहा है, जिसकी तरफ इशारा कर रहा है वो बात पहले होनी चाहिए, तभी आप कोई लाइन लिख सकते हैं जिसमें आप उसकी तरफ इशारा कर सकें। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में इनसे बहुत मदद मिलती है, ठीक है। वही है कि सेंटेंस के स्ट्रक्चर की कमांड आपकी बेहतर होती है। एडजेक्टिव के बाद हम आगे बढ़ते हैं वर्ब की तरफ। देखिए, वर्ब की जब बात होती है तो आपसे अगर मैं पूछूं व्हाट इज वर्ब, तो आप डेफिनेशन बताएंगे वर्ब इज एन एक्शन वर्ड, और इस बात से कोई इनकार नहीं है, वर्ब इज एन एक्शन वर्ड, राइट। ये एक एस्पेक्ट जरूर है वर्ब का और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, लेकिन क्या जब हम कह रहे हैं कि वर्ब इज एन एक्शन वर्ड, तो ये वर्ब के सारे फंक्शन को यहां पे दिखा दे रहा है क्या? जवाब होगा नहीं, जवाब होगा नहीं, ये सारे फंक्शन को नहीं दिखाता। इसीलिए हमें किताबी डेफिनेशन नहीं, उनका फंक्शन और रोल समझना है सेंटेंस के अंदर। और इसके साथ मैं छोटी सी घटना आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, बैंकिंग के ही स्टूडेंट की एक घटना है कि व्हेन आई स्विच फ्रॉम कैट इंडस्ट्री टू बैंकिंग एसएससी इंडस्ट्री, तो वहां पे 2016 की बात है इसी तरीके से, तो एक मैथ्स के टीचर ने एक स्टूडेंट को इंट्रोड्यूस कराया मुझसे, और वो स्टूडेंट का प्रोफाइल ऐसा था कि वो एमबीए थे और 2 साल का उनका वर्क था, वो काम कर रहे थे किसी कंपनी के साथ, और 2 साल से वो तैयारी भी कर रहे थे एमबीए के बाद बैंकिंग एग्जाम्स की। मैथ्स और रीजनिंग उनका क्लियर हो जाता था, कट ऑफ क्लियर कर लेते थे वो, और इंग्लिश में कट ऑफ भी क्लियर नहीं हो पाता था। तो जाहिर तौर पर प्री का एग्जाम भी क्लियर नहीं हो रहा है, प्री मेंस बड़ी दिक्कतें थी उनकी, मतलब कहीं अगर प्री क्लियर हो गया तो मेंस में मामला फंस जा रहा है। तो मैथ्स की एक फैकल्टी ने मुझे इंट्रोड्यूस कराया कि सर ये मेरे पुराने स्टूडेंट हैं और अंग्रेजी से बड़े परेशान हैं, जरा आप इनसे बात करें, कहाँ पे दिक्कत है। तो मैंने पूछा सर बताइए कहाँ पे प्रॉब्लम है। उनके पास एक इतनी मोटी सी नोटबुक थी अपनी, ऑफलाइन कोचिंग का जमाना था, 2 साल तैयारी को हो गए थे, तो कोचिंग घूमते बेचारे ने एक नोटबुक बनाई थी बहुत तगड़ी सी। मैंने नोटबुक खोली, उनकी पहला ही चैप्टर था सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, और बड़े तरीके से नोट बनाया था उन्होंने, लाल हरे नीले पेन का इस्तेमाल करते हुए। जनरली जो मतलब बॉयज हैं वो ऐसे नोट्स नहीं बनाते। मैंने उनसे पूछा सर व्हाट इज सब्जेक्ट, वो चुप हो गए। मैंने पूछा सर व्हाट इज वर्ब, यही डेफिनेशन बताई, सर वर्ब इज एन एक्शन वर्ड। मैंने कहा सर यू आर इंटेलिजेंट, अगर मैं ये सेंटेंस बोलूं इसमें आर किस कैटेगरी का शब्द है? उन्होंने कहा वर्ब की ही कैटेगरी का शब्द है सर, हेल्पिंग वर्ब है। जितनी समझ थी उन्होंने बताया। मैंने कहा सर वो छोड़ो, सब हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है, प्राइमरी हेल्पिंग, हम उसमें जा ही नहीं रहे, एकदम लेमैन की भाषा में वर्ब है। कहा हाँ सर। मैं कहा सर कोई एक्शन हो रहा है इसमें यू आर इंटेलिजेंट में? कहा नहीं सर। फिर मैंने कहा सर फिर, और फिर उन्होंने अपनी गाथा शुरू करी कि सर ये आप देख रहे हो ना, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के 10-15-20 रूल्स लिखे हैं मैंने, और ऐसे हर चैप्टर में है। जब कोई एग्जाम आता है तो मैं इन रूल्स को रट के जाता हूं, अगर इनसे क्वेश्चन फंसते हैं तो होता है, नहीं तो नहीं होता है। आप खुद कॉमन सेंस लगा के सोचें, अगर आप पहली क्लास में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल पढ़ के जा रहे हो, सब्जेक्ट बनता कौन है? नाउन और प्रोनाउन, उसकी समझ आपको है नहीं। वर्ब अपने आप में खुद इतना बड़ा चैप्टर, आप जब पढ़ेंगे मेरे साथ ग्रामर का पोर्शन तो हम वर्ब से ही शुरुआत करेंगे, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट और पिवटल चैप्टर है। पूरी अंग्रेजी की कहानी इसके ऊपर घूम रही होती है, क्योंकि जैसा सब्जेक्ट होगा वैसे के अकॉर्डिंग वर्ब होगा, उसी को तो हम अग्रीमेंट कहते हैं कि सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब को लगाना।
उनके बीच में एक अग्रीमेंट होनी चाहिए। सब्जेक्ट बनेंगे नाउन या नाउन का इक्विवेलेंट। नाउन का इक्विवेलेंट क्या होता है? प्रोनाउन, जो नाउन की जगह इस्तेमाल होता है। आपने पिछली अपनी क्लास में देखा कि हमें कितनी समझ थी प्रोनाउन की। हमें माइन, योर्स, आवर्स, ये सब शब्द ही नहीं समझ में आते। नाउन में खुद अभी कितनी सारी बातें हैं कि क्राइसिस सिंगुलर है कि प्लूरल है, कि दोनों में एक ही इस्तेमाल होता है। यू नो, फेनोमेनन और फेनोमेना में क्या फर्क है, क्राइटेरिया क्राइटेरियन में क्या फर्क है, एलुमना और एलुमने में क्या फर्क है, क्या सिंगुलर है क्या प्लूरल है, ये समझ में नहीं आता। लगेज बैगेज के साथ सिंगुलर लगाएं प्लूरल लगाएं, मतलब ये अपने आप में बड़े बड़े चैप्टर्स, अगर इनकी खुद समझ ले लो आप, नाउन और प्रोनाउन की, वर्ब को समझ लो, तो अपने आप अग्रीमेंट कर लोगे। मैं वही आपको कहता हूं, कहीं कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब आप ये कूद कूद के पढ़ाई करते हैं, बेसिक्स से नहीं करते, जैसे वही है कि बेटा ये रूल रट लो, ये 100 रूल रट लो ग्रामर के, सब हो जाएगा। ठीक है, हो भी जाएगा, कोई जरूरत, ये नहीं कह रहा कि नहीं होगा, लेकिन उससे मन पे बोझ तो बहुत रहेगा ना। आपको लगेगा हाँ यार कुछ पढ़ा तो था। अरे भाई बचपन की ही चीजें हैं, बड़े हो गए हैं, ग्रेजुएट हो गए हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच मिला के कितने हैं? 8 हैं, पढ़ना तो 7 ही है। इंटरजेक्शन का कोई रोल नहीं है एज सच। अगर 2-2 दिन खुद भी खर्च कर लें, कोई ना भी पढ़ा रहा हो, यहां तो आप इसीलिए आए हो कि चीजें आपको परोस दी जाएं पका करके, वो मैं कर ही रहा हूं, लेकिन खुद भी आप सोचें तो इतने तो समझदार हैं कि अगर 2-2 दिन भी खर्च कर लें तो हमें खुद समझ में आ जाएंगी चीजें। ऐसा नहीं कि हम अंग्रेजी पढ़ते नहीं है, बोलते नहीं है, बट वो क्लैरिटी थोड़ी सी आ जाएगी। बट वो जिम्मेदारी न लेते हुए हम साल दर साल खराब करते हैं, और ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनकी ये दिक्कतें हैं। तो ये तुक्के मार पढ़ाई नहीं करनी हमें, रट रट करके कि नहीं ये रट लिया। पहली क्लास में सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट कराने का क्या मतलब है? बच्चे का फाउंडेशन ही नहीं क्लियर है। लेकिन क्योंकि बच्चा भी मासूम है तो सामने वाला भी उनको खूब मासूम बनाता है, और उसमें कॉन्फिडेंस ऐसा भर देगा, नहीं बेटा इससे बाहर नहीं आएगा। खैर, तो मैंने वही कहा कि उन्होंने रोना शुरू कर दिया कि सर अभी आप एक सेंटेंस लिख के मुझसे पूछो कि इसमें नाउन क्या है, एडजेक्टिव क्या है, एडवर्ब क्या है, तो सर मुझे समझ में नहीं आता है, सर कैसे भी करके करा दो, इस बार आखिरी चांस है, ऐसा कुछ उन्होंने कहा। तो जब आप अपनी हेल्प नहीं करते तो फैकल्टी आप तक कितनी हेल्प पहुंचा पाएगा? इसलिए हमें हर बात क्लैरिटी से समझनी है। देखिए, एक्शन वर्ड का काम बिल्कुल करता है, लेकिन जैसे मैंने उनको वो सेंटेंस पूछा, और आपसे भी हमने इतनी जगह लिखा है इंटेलिजेंट वाला सेंटेंस, बेसिक एग्जाम्पल ही ले रहे हैं, तो वो क्या बता रहा है कि वर्ब का काम स्टेट ऑफ बीइंग बताना भी होता है। एग्जाम्पल के तौर पे जब हम एक्शन वर्ड की बात कर रहे हैं तो यहां पे हम बात करते हैं मेन वर्ब की, यानी वो वर्ब जिनके तीनों फॉर्म आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, राइट, रोट, रिटन, ब्रिंग, ब्रॉड, ब्रॉड, बाई, बॉट, बॉट, वो सारे के सारे मेन वर्ब हैं। लेकिन जब हम स्टेट ऑफ बीइंग की बात करते हैं तो यहां बी फॉर्म का वर्ब आ जाता है, राइट। बी का मतलब होना होता है, इसका मतलब इज, एम, आर, वॉज, वर, राइट, बीन, ये स्टेट ऑफ बीइंग बताने का काम करते हैं। अब जैसे उन्होंने, सज्जन ने क्या कहा कि सर यू आर इंटेलिजेंट में आर हेल्पिंग वर्ब है, वो कहां से निकल के आया? क्योंकि बचपन से रटा हुआ है ये हेल्पिंग वर्ब होते हैं। अरे हेल्पिंग, वही बात, हेल्पिंग तब बोलोगे जब वो हेल्प कर रहा हो किसी मेन वर्ब को, तब वो हेल्पिंग वर्ब है। यू आर इंटेलिजेंट में आर के बाद कोई मेन वर्ब नहीं है। यू आर सिंगिंग अ सॉन्ग, यू आर राइटिंग अ ब्लॉग, यहां पे आर हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि सिंगिंग और राइटिंग मेन वर्ब है जो एक्शन की बात कर रहे हैं, और ये उसके पहले आकर के टेंस को डिसाइड करने में हेल्प कर रहा है, तो आप इसको हेल्पिंग बोलोगे। कोई ये कह रहा है कि यू आर इंटेलिजेंट, यू आर ऑनेस्ट, यू आर स्मार्ट, तो यहां पे ये आर जो है ये आपकी स्टेट बता रहा है, आपकी अवस्था बता रहा है, आपकी दशा बता रहा है, आपकी स्थिति बता रहा है। ये किसी को मेन वर्ब को हेल्प नहीं कर रहा, तो इसे हम क्या कहेंगे ऐसे हालात में? ऐसे में वो आपके लिए स्टेटिव वर्ब कहे जाते हैं। और इसी में एक और कंफ्यूजिंग एरिया बड़ा आता है, और वो क्या है? वो दिक्कत आती है हमें वर्ब ऑफ पोजीशन की। देखिए, अपने आप में बड़ा चैप्टर है। आज यूट्यूब वाले सेशन में भी मैं इसी चैप्टर की शुरुआत करूंगा, और मेन वर्ब के ऊपर कैसे सवाल पूछे जाते हैं हम उसकी बात करेंगे, इसीलिए वो वर्ब और टेंस का सेशन वहां पे शुरू हो रहा है। तो वर्ब ऑफ पोजीशन का क्या मतलब है? वो शब्द जो आपको किसी चीज के ऊपर आपकी मालकियत बताते हैं, और वो ये हैं: हैज, हैव, हैड। ये आपके पास 3 ऐसे वर्ब हैं जो बताते हैं वर्ब ऑफ पोजीशन के बारे में। बट इनमें समस्या वही पैदा होती है, ये भी हेल्पिंग वर्ब के तौर पे काम करते हैं, ये भी हेल्पिंग वर्ब के तौर पे काम करते हैं। तो ये सारा क्लियर कर लो अभी आप कि कौन कब क्या करता है और क्या कहा जाएगा। तो जैसे आपने यहां पे कहा कि ही इज ऑनेस्ट, सिंपल सा सेंटेंस, ही इज ऑनेस्ट। यहां पे ये इज स्टेटिव वर्ब है, ठीक है। लेकिन वहीं पे आपने जब ये कहा कि ही इज
राइटिंग, ही इज राइटिंग अ ब्लॉग, तो अब ये इज क्या बन गया, अब ये इज हेल्पिंग वर्ब बन गया। शब्द वही है लेकिन इसका नाम बदल जाएगा इसके काम के अनुसार। दिस इज कॉल्ड स्टेटिव वर्ब बिकॉज ये इस प्रोनाउन की स्टेट बताने में हेल्प कर रहा है। लेकिन यहां पे क्योंकि ये राइटिंग आपका मेन वर्ब है, ये एक्शन वर्ड है, ये एक्शन वर्ड है और इसको ये पीछे से हेल्प कर रहा है इसकी टेंस डिसाइड करने में। क्योंकि अगर इसी इज की जगह पे हम वॉज लगा देते तो टेंस कुछ और हो जाता। वहां पे ही वॉज राइटिंग अ ब्लॉग, सो राइटिंग मेन वर्ब इज स्टिल द सेम, द डिफरेंस इज इन व्हाट, इज इन हेल्पिंग वर्ब। तो इज की जगह पे वॉज लगा देने से पूरा का पूरा टेंस बदल गया, तो इसलिए हम इसको हेल्पिंग कहते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको अभी इस स्तर तक क्लियर हो गई। हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, स्टेटिव वर्ब कब हम क्या बोल रहे होंगे। अब अगर हम हैज और हैव की बात करते हैं तो यहां पे अगर आपने ये कहा कि आई हैव अ ब्यूटिफुल हाउस, राइट, सो यहां पे ये हैव क्या है, ये वर्ब ऑफ पोजीशन है। यहां पे आप ये नहीं कहोगे कि नहीं ये हेल्पिंग वर्ब है क्योंकि हमने बचपन में रटा है कि हेल्पिंग वर्ब होता है। भाई हेल्पिंग वर्ब अगेन जब आप इसी को इस तरह से कह लें कि आई हैव बॉट अ ब्यूटीफुल हाउस, अब आपको पूरा हक है इसको हेल्पिंग वर्ब कहने का, क्योंकि साफ साफ नजर आ रहा है कि भाई अब यहां पे ये बॉट जो है, ये बॉट क्या है, ये आपका मेन वर्ब है और अब ये हैव जो है ये हेल्पिंग वर्ब कहा जाएगा। लेकिन यहां वाला हैव हेल्पिंग वर्ब नहीं कहा जाएगा, ये वर्ब ऑफ पोजीशन कहा जाएगा। और ये बात एप्लीकेबल है तीनों के ऊपर। वर्ब ऑफ पोजीशन के तौर पे हैज हैव प्रेजेंट फॉर्म है जो वर्ब की आप फर्स्ट फॉर्म बोलते हो, और हैड ये सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म के तौर पे इस्तेमाल हो रही होती हैं। ठीक है, तो ये आपके पास बेसिक डेफिनेशन है। अभी जैसे मैंने वर्ब का एरिया कहा, आप इसकी क्लासिफिकेशन करते हैं तो आपके पास रेगुलर वर्ब, इररेगुलर वर्ब, एक क्लासिफिकेशन ये आती है। ध्यान से बात को सुनिए क्योंकि ये जस्ट ब्रश अप चल रहा है अभी, कि कम से कम हम बड़े सेंटेंस की समझ तक पहुंच सके। तो आपको बस सुनना है, जहां पूछूंगा वहां जवाब देना है। तो यहां पे अगर हम वर्ब की बात करें तो एक क्लासिफिकेशन होता है रेगुलर और इररेगुलर वर्ब। अब इसका कॉम्पिटिटिव एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन यहां पे बात हो रही है डेफिनेशनल फंक्शन की। रेगुलर का मतलब वो वर्ब्स जिनकी सेकंड एंड थर्ड फॉर्म ईडी लगा के बनती है, जैसे प्ले, प्लेड, प्लेड, वॉक्ड, 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 इस तरीके के जो वर्ब है इनको हम रेगुलर कहते हैं। इररेगुलर वर्ब्स हम उन्हें कहते हैं जिनकी सेकंड एंड थर्ड फॉर्म सेम हो सकती है। जैसे आप कहो कि कौन से वो पुट पुट पुट, कट कट कट, ये क्या है, ये तीनों के तीनों फॉर्म सेम है। फिर दूसरा इसमें टाइप आ जाता है रेगुलर के अंदर जिसके तीनों फॉर्म्स अलग हैं, जैसे गो, वेंट, गॉन, तो तीनों के तीनों फॉर्म बिल्कुल अलग हैं, कोई आपस में कनेक्शन नहीं है। तो ये सेकेंड टाइप हो गया इररेगुलर का। और इररेगुलर का थर्ड टाइप होता है, जैसे हमने अभी एग्जांपल लिया था बाई, यही देख लो आप, बाई, बॉट, बॉट, या ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट। अब यहां क्या देख रहे हो आप कि सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म जो है वो ईडी लगा के नहीं बन रहा, लेकिन फिर भी इनका पैटर्न सेम है। तो रेगुलर वर्ब का मतलब इफ द सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब हैज ईडी, दैट वुड बी कॉल्ड रेगुलर वर्ब। In irregular verb, we have three different types. In the first type, all the three forms are same. In the second type, all the three forms are different. And in the third type, the latter two are same but are not made with ed. As simple as that. This is the ज्ञान, it has nothing to do with your competitive exam. अब जो दूसरा ज्ञान है, दूसरा जो क्लासिफिकेशन इसके आधार पे हम अलग करते हैं वो होता है मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। तो कई बार हमें ये लग सकता है कि नहीं मेन वर्ब भी तो ज्ञानी है सर, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। नहीं, ऐसा नहीं है, यहां पे थोड़ी समस्या शुरू होती है। आइए उस तरफ आपका ध्यान में आकर्षित करता हूं और आज की क्लास में हम इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे यूट्यूब पे शाम को 7 बजे। और यूट्यूब पे क्लासेस जो चल रही है 6 से 7 मैथ्स की, 7 से 8 मेरी और 8 से 9 रीजनिंग की, तो इसका फायदा जरूर उठाएं आप वहां पे भी। अब जैसे मैं यहां पे अगर सेंटेंस लिखूं कि शी हैज proved or proven this concept, right? और आपको चॉइस दूं इस सेंटेंस में ए या बी। अब मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में किसके साथ जाओगे, अब मुझे बताओ किसके साथ जाओगे। वेंसी पूछ रहे सर यूट्यूब वाली क्लासेस हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट है, मतलब बैंकिंग का चैनल है वहां पे मैं वोकैब ग्रामर फाउंडेशन ही कर रहा हूं, तो आप चाहो तो देख सकते हो। ग्रामर तो यहां तो पढ़ोगे ही, बट वहां भी देखोगे तो कोई बुराई नहीं है ना।
एप्लीकेशन पे क्लास रहती, कोई बात नहीं, आप बाद में भी देख सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि कम लाइव सेशन और समथिंग। मिथिलेश कह रहे हैं बोथ, साक्षी ए, गौरव ए, अजय बी, यूके मिश्रा बी, कृष्णा बी, शुभम ए, ज्योति ए। तो देख रहे हो आप, मैंने वही कहा ना कि मैं सीधे तार वहीं छेड़ता हूं जहां पे समस्या है, और ये सब समस्याएं हैं हमारी जिनके बारे में हम कई बार बात नहीं कर पाते हैं। तो अब जब हम मेन वर्ब की बात करेंगे तो वी विल नॉट टॉक अबाउट द जस्ट ज्ञान कि नहीं, ये तो पता ही है सर, हर किताब में लिखा है, इसमें कौन सी नई बात है, गो, वेंट, गॉन, राइट, रोट, रिटन। बट है ये बात, हमारे पास बहुत सारे ऐसे वर्ब हैं जिनके थर्ड फॉर्म और एडजेक्टिव के लिए अलग शब्द होता है। अब मैं एक और एग्जांपल लिखता हूं, शायद थोड़ा सहारा आपको मिले। जैसे मैंने अगर मान लो सेंटेंस इस तरह का लिखा है कि दिस इज अ प्रूव्ड ऑब्लिक प्रूवन फैक्ट, दिस इज अ प्रूव्ड ऑब्लिक प्रूवन फैक्ट, एंड अगेन द चॉइस यू हैव ए और बी। तो यहां पे आप जाएंगे बी के साथ, बट यहां पे आप जाएंगे ए के साथ। ठीक है, बात क्या समझ में आई आपको? बात क्या समझ आई? यहां हैज हेल्पिंग वर्ब था, हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें मेन वर्ब चाहिए था, तो यहां पे ये मेन वर्ब है और जाहिर तौर पे वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, हैज के बाद, हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब की, उसने इस कॉन्सेप्ट को प्रूव कर दिया है, दैट्स द मीनिंग। बट दूसरे सेंटेंस में आप देखो तो यहां पे मुझे मेन वर्ब नहीं चाहिए, मैंने क्या कहा, दिस इज अ प्रूवन फैक्ट, यानी ये प्रूव कर दिया गया फैक्ट है। तो यहां पे हमें इस फैक्ट नाउन से पहले एक एडजेक्टिव की दरकार थी, जरूरत थी, एंड प्रूवन इज एक्टिंग एज एन एडजेक्टिव ओवर हियर। अब जरा एक इंपॉर्टेंट बात समझें कि मेन वर्ब का वो कौन सा एरिया है जहां पे हमें परेशान किया जाएगा, पजल किया जाएगा। देखिए, जैसे मैंने कहा कि अगर मान लो मैं एक सेंटेंस यहां पे लिखूं, यू हैव कंफ्यूज्ड मी, यू हैव कंफ्यूज्ड मी, right, and he is a confused guy, या person, guy थोड़ा informal word हो जाएगा, he is a confused person. If I ask you what is the grammatical profile of the first confused and second confused, पहले कंफ्यूज का ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या है, दूसरे का क्या है, तो इतना कॉमन सेंस है आपको, ये वाला जो है ये मेन वर्ब है यहां पे क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब। हिंदी में अर्थ क्या निकल गया, तुमने मुझे कंफ्यूज कर दिया है। बट ही इज द कंफ्यूज्ड पर्सन जब हम कह रहे हैं, देन पर्सन इज नाउन एंड वॉट एवर कम्स बिफोर नाउन एंड मॉडिफाइज दैट, अभी जस्ट आप पढ़ के आ रहे हैं, ये एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव है। अगर मैं पूरी बात लिखूं तो ये एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, आपको पता है ये एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। और लास्ट क्लास में भी हमने इस बात की चर्चा की थी कि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, जो आर्टिकल है ना, ये आर्टिकल नाउन फ्रेज के पहले लगा है, क्योंकि एडजेक्टिव प्लस नाउन मिलकर के क्या बना देते हैं, नाउन फ्रेज। तो ही इज अ कंफ्यूज्ड पर्सन, यहां पे कंफ्यूज्ड एडजेक्टिव ही है। तो होता क्या है कि हमारे पास ऐसे बहुत सारे वर्ब हैं जिनका जो थर्ड फॉर्म होता है, उसी स्पेलिंग को हम एडजेक्टिव के तौर पे भी यूज कर सकते हैं, और उसी को हम कैसे यूज कर सकते हैं, वर्ब के थर्ड फॉर्म के तौर पे भी यूज कर सकते हैं। अब जैसे मान लो आपने गलत जवाब दिया और मैंने ये सेंटेंस लिखा कि यू हैव ब्रोकन माई हार्ट, है, यू हैव ब्रोकन माई हार्ट, एक सेंटेंस ये है। एंड दूसरा सेंटेंस, शी हैज अ ब्रोकन हार्ट, she has a broken heart in her body. Now look at these two sentences. If I ask you what is the grammatical profile of broken in both the sentences, I think you are absolutely confident in saying is that the first broken is main verb जो have के बाद आया है, इसका मतलब क्या हो गया, तुमने मेरा दिल तोड़ दिया है, you have broken my heart। बट यहां पे आपको साफ साफ नजर आ रहा है हैज और ब्रोकन के बीच में अ लगा हुआ है, तो आप इस बिल्कुल कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे कि ये हेल्पिंग और मेन है। इधर साफ साफ दिख रहा है कि भाई ये वाला ब्रोकन आपका एडजेक्टिव है और हार्ट नाउन है, एडजेक्टिव प्लस नाउन अगेन नाउन फ्रेज बन गया, और आर्टिकल का इस्तेमाल हम नाउन या नाउन फ्रेज के पहले कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, अगेन हैज की अगर बात करें तो ये हैज क्या है, ये वर्ब ऑफ पोजीशन है, कि वो क्या रखती है, क्या है उसके पास, एक टूटा हुआ दिल, एक टूटा हुआ दिल है उसके शरीर में। और यहां पे यही हैव क्या है, ये आपका हेल्पिंग वर्ब है। तो आपने अगेन ब्रोकन के केस में जैसे देखा कि भाई ब्रोकन आपका मेन वर्ब भी है, बट एडजेक्टिव के तौर पर भी इस्तेमाल हो सकता है, पर प्रूफ के साथ ऐसा केस नहीं है, राइट। तो प्रूफ में अगर वर्ब आपको चाहिए तो वर्ब आप लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें थर्ड फॉर्म लाइक
प्रूव्ड, प्रूव्ड, राइट। यानी वर्ब अगर चाहिए तो हम प्रूव्ड की बात करेंगे, लेकिन अगर एडजेक्टिव चाहिए तो आपको प्रूवन लिखना पड़ेगा। तो प्रूवन इज एडजेक्टिव, इट्स नॉट अ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। सो दीज आर द ग्रे एरियाज जहां पे एग्जामिनर आपको परेशान करते हैं। और अगर आपको इस तरह से, इसी को कहा जाता है ना एप्टीट्यूड एग्जाम के लिए उस टॉपिक को कैसे पढ़ना है, तो अगर ये समझ है तो फिर आप कहीं नहीं फंसोगे। कुछ और एग्जाम्पल लिख देता हूं, बाकी बाद में जब चैप्टर हम करेंगे तब डिटेल्ड मैनर में करेंगे ही। जैसे मेल्ट है, पिघलना, तो आपने सुना होगा मेल्टेड, और मेल्टेड जो है ये तो किसके लिए हो गया, ये वर्ब के लिए हो गया। लेकिन आपने साथ ही साथ मोल्टन लावा भी सुना होगा कई बारी, पिघला हुआ लावा, तो वहां पे आप उसका स्टेट बता रहे हो, ठीक है ना। सो दैट्स द डिफरेंस। तो ये एक एरिया है जहां से आपको सवाल मिलेगा। दूसरा एरिया क्या है, दूसरा हमारे पास कंफ्यूजिंग वर्ब पेयर्स हैं बहुत सारे, राइट, कि वर्ब हमें समझ में नहीं आता लगाना क्या है। जैसे अब देखो आप यहां पे, जैसे आपके पास वर्ब है सी सॉ सीन। अब ये इस क्लास में बैठे सारे लोग जानते हैं इसका क्या मतलब होता है, बट वहीं पे अगर सॉ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है सॉ, सॉड, सॉड, अब मैं आपसे पूछूं कि कितने ऐसे लोग हैं जिनको सॉ का वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के तौर पे मतलब पता है, तो शायद संख्या बहुत तेजी से गिर जाएगी। अगर आपने तैयारी कभी करी है और आपको चीजों की जानकारी है तो आपको पता होगी। एक लेमैन को शायद ना पता हो कि अच्छा हाँ ये क्या हो गया यार, सॉ तो वर्ब की सेकंड फॉर्म होती, सी का मतलब देखना, सॉ देखा, आई सॉ मैन, है ये क्या हो गया। तो दिस इज द एरिया जहां से अगेन आपके लिए अच्छे सवाल बनाए जा सकते हैं, आपको कंफ्यूज किया जा सकता है। जैसे हमने वोकैब वाले पोर्शन में भी बात करी थी होमोग्राफ की, आपको अगर याद आ रहा हो, तो वहां भी मैंने एग्जांपल लिया था कि वाइंड, वाउंड और वाउंड है, ठीक है। लेकिन इसी को जब आप फर्स्ट फॉर्म बनाते हो WOUND, देन द प्रोनाउंसिएशन विल बी चेंज्ड, नाउ इट विल बी कॉल्ड वूंड, एंड द सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म विल बी कॉल्ड व्हाट, वूंडेड एंड वूंडेड। सो यहां पे वाइंड का मतलब किसी चीज को लपेटना, एनसर्कल करना। ये बैच, ये क्लास वाइंड अप होने वाली है, कंप्लीट होने वाली है, एक साइकिल पूरा करने वाली है, ये इसका सेंस हो गया। एंड द सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म इज द वाउंड एंड वाउंड, बट when wound becomes the first form, then the second form is the wounded and wounded, और यहां इसका मतलब हो जाता है घायल होना, ठीक है। वुंड का मतलब घायल होना, वुंडेड सोल्जर्स, घायल सिपाही। तो अब आप देखिए वुंडेड का भी इस्तेमाल हम वर्ब के तौर पे भी कर सकते हैं और एडजेक्टिव के तौर पे भी कर सकते हैं। तो ये कई बार आपके लिए कंफ्यूजिंग होता है। ही वॉज बॉर्न इन अ पुअर फैमिली या रिच फैमिली, बॉर्न के स्पेलिंग के साथ वो खेल जाएंगे, BORNE कर देंगे वो, जबकि BORNE और BORN में फर्क होता है। तो अगेन देयर आर पेयर्स, कुछ 15-18 ऐसे हमारे पास पेयर्स हैं जहां पे हमें कंफ्यूजन होती है। जैसे मैं एक और एग्जांपल लिखूं तो फॉल, फेल, फॉलन, इसका मतलब सबको पता है, फॉल का मतलब गिरना, लेकिन फेल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी है ये अगर मैं कहूं, और फिर आपको पूछूं कि नहीं इसका सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म फेल्ड और फेल्ड होता है, तो शायद आप में से कम लोगों को क्लैरिटी हो इसकी। तो जैसे मुझे पता है कि आपको कहां कहां क्लैरिटी कम होती है, वैसे एग्जामिनर को पता होता है। अगर सवाल पूछना है ग्रामर बेस्ड, वहां से पूछा जा सकता है। तो ये मेन वर्ब की ये दो तरह के क्वेश्चन टाइप्स हैं। कई बार लगता है मेन वर्ब में क्या पूछने को होगा, है पूछने को, यहां हमें परेशान किया जा सकता है। बता दो, मतलब फॉल का मतलब गिरना होता है और फेल का मतलब होता है गिराना। जैसे कहा जाए कि ट्रीज वर फेल्ड अलोंग द हाईवेज इन ऑर्डर टू ब्रॉडन द रोड, यानी हाईवे के दोनों तरफ लगे हुए पेड़ों को काट के गिरा दिया गया। तो दिस इज गिरना एंड दिस इज गिराना, और सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म इज द फेल्ड एंड फेल्ड। एंड डोंट कंफ्यूज विद फेल्ड, प्रोनाउंसिएशन पे भी ध्यान रखना है, वो फेल होता है, असफल होना, एंड दिस इज फेल्ड एंड फेल्ड। थोड़ा लंबा बोलोगे आप, फेल्ड, दिस इज फेल्ड, राइट। सो ये जो डिफरेंसेस हैं ये मेन वर्ब के एरियाज हैं जहां से सवाल पूछे जाते हैं। ऐसे जब आप हेल्पिंग वर्ब में आते हो तो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब और फिर मॉडल्स आते हैं। फिर मॉडल्स में आपके एक्सेप्शन के केसेस हैं। विल डिस्कस ऑल दीज थिंग्स। यूज टू, डेयर, नीड, ये सब बहुत परेशान करते हैं। पार्शियल मॉडल्स इन्हें कहा जाता है। फिर हम आते हैं एक और क्लासिफिकेशन के ऊपर वर्ब के ही, तो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब की बात होती है। जैसे अगर मैं इसी में बात करूं तो हमारे पास ये शब्द है ना, राइज, राइज, रोज, रिजन, एंड रेज, रेज्ड, रेज्ड। अगर एक लेमैन के तौर पे मैं पूछूं तो कोई ये कह सकता है कि सर दोनों का मतलब तो बढ़ना या चढ़ना ही है। जैसे अभी यूक्रेन रशिया वार शुरू हो चुकी है और ये क्रूड ऑयल की प्राइसेस अभी से बढ़ना शुरू हो गई हैं, आने वाले दिनों में पता नहीं कहां पे जाएंगी।
तो इस संकट का बहुत तरह के हमें कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलेंगे। तो वहां पे क्या होगा, क्रूड प्राइसेस आर राइजिंग और रिजन, क्या यूज होगा वहां पे। तो कहने का मतलब कि हिंदी अर्थ रट लेना इज वेरी डेंजरस। मैं बार बार आपको कहता हूं कि कोई भी वर्ड जब भी सीखो, डोंट मग अप हिंदी मीनिंग्स, राइट, दैट इज ऑफ नो हेल्प एट ऑल। ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट आउट देयर। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि राइज और रेज में कौन सा ट्रांजिटिव और कौन सा इनट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव का मतलब वो वर्ब जो अपना ऑब्जेक्ट ले। अब आप जानते हैं, पिछली क्लास में हमने बात करी है, जो एक्शन को रिसीव करने वाला होता है हम उसी को ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो एक ऐसा वर्ब है इसमें से जो ऑब्जेक्ट लेता है, और एक ऐसा वर्ब है जो ऑब्जेक्ट नहीं लेता। जो ऑब्जेक्ट लेता है उसको हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, जो ट्रांजिशन कर रहा है, जो सेंड मतलब डूअर से रिसीवर तक पहुंच रहा है। ठीक है, सो उसको आप क्या कहोगे, ट्रांजिटिव कहोगे। और जो ऑब्जेक्ट नहीं लेता उसे हम इनट्रांजिटिव कहते हैं। तो अब आप मुझे बताइए इन दोनों में से कौन सा आपको ट्रांजिटिव लग रहा है, कौन सा इनट्रांजिटिव लग रहा है। हाँ जी, टेल मी विच वन इज ट्रांजिटिव, विच वन इज इनट्रांजिटिव। खुद ही सेंटेंस बना के देख लो। अगर ऑब्जेक्ट लग रहा होगा तो वहां पे उसको ट्रांजिटिव बोल लेना, अगर ऑब्जेक्ट नहीं लग रहा होगा तो इनट्रांजिटिव बोल लेना। बताइए मुझे। हाँ जी, अब तो आंसर देने का मामला है। मेक सेंटेंसेस चंदन कह रहे हैं पहला ट्रांजिटिव है दूसरा इनट्रांजिटिव है। यूके मिश्रा जी भी कह रहे हैं राइज ट्रांजिटिव है। अच्छा, जितने लोगों को राइज ट्रांजिटिव लग रहा है सबके मन में कौन सा सेंटेंस आया है, सनराइज इन द ईस्ट। मिथिलेश को भी लग रहा है। हाँ जी, सनराइज इन द ईस्ट, यही सेंटेंस आया है मन में। व्हाट डू यू से। देखो कितने मासूम हो, आपकी हर मासूमियत का पता चल जाता है यहाँ पे। देखो पहले भी समझाया है मैंने कि ये बात, लेकिन वही है ना, इतने लंबे समय से हमने चीजों को बोझ बना के रखा हुआ दिमाग पे कि नया ज्ञान कैसे तुरंत घुस जाएगा। कितनी बार आपको समझाया मैंने कि भाई ये बात दिमाग से निकाल लो कि वर्ब के बाद लिखा हुआ हर शब्द या फ्रेज जो है वो उसका ऑब्जेक्ट होता है आपके मन में यही आएगा, आप सोचेंगे अच्छा राइजेस के बाद कुछ लिखा तो है वो उसका ऑब्जेक्ट। अरे ऑब्जेक्ट कैसे है भाई, क्या बताया ऑब्जेक्ट की परिभाषा पिछली क्लास में। ऑब्जेक्ट हम उसे बोलते हैं जो एक्शन को रिसीव कर रहा होता है। ये तो एक्शन होने की दिशा है भाई, एक्शन होने की जगह, एक्शन होने का टाइम, एक्शन होने का तरीका है। कोई भी जो एक्शन को डिस्क्राइब करता है वो सब तो एडवर्ब होता है। ये एडवर्ब है, ये एडवर्ब है भैया, ये नाउन थोड़े, ये नाउन ऑब्जेक्ट बनता है, ये एडवर्ब है। ये वैसे ही जैसे आप कहो कि शी सिंग्स वेल है, शी सिंग्स वेल या शी सिंग्स मेलोडियसली, आप ये कह दोगे क्या कि नहीं मेलोडियसली एडवर्ब है सर, सॉरी मेलोडियसली ऑब्जेक्ट है सर, नहीं मेलोडियसली भी एडवर्ब है यहां पे। तो वर्ब के बाद हर शब्द ऑब्जेक्ट नहीं होता। राइट जो है दिस इज व्हाट, ये इनट्रांजिटिव है। इसीलिए मैंने इशारा भी किया था, प्राइसेस आर राइजिंग। राइज के बाद आप कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं लगाते, रेज के बाद ही लगाते हैं। और बड़े सारे एग्जाम्पल्स यहां पे दिए गए हैं, राइट। वैसे ये सेंटेंस ही बड़ा वाहियात है। सन नेवर राइजेस नॉर सेट्स, न सूरज कभी डूबता है न उगता है। हम चक्कर लगाते हैं 24 घंटे में एक, 12 घंटे उसकी तरफ पीठ कर लेते हैं और कह देते हैं सूरज डूब गया। खैर हमारी आदत है ये, धूल चेहरे पे रही और हम आईना साफ करते रहे, वही वाला मामला है। और तो खैर, तो ये सेंटेंस वैसे भी ट्रांजिटिव नहीं है। और वो रेज को देखो वहीं पे, गवर्नमेंट हैज रेज द प्राइसेस, शी हैज रेज्ड अ चाइल्ड, आपने अभी एग्जाम्पल लिखा था। तो रेज हमेशा ऑब्जेक्ट लेता है। क्लास में क्या कहा जाता है, राइज योर हैंड या रेज योर हैंड। जब क्लास में आंसर पूछा जाता था रेज योर हैंड कहा जाता था। रेज हमेशा ऑब्जेक्ट लेता है, राइट। रेज विल टेक एन ऑब्जेक्ट, रेज इज ट्रांजिटिव एंड राइज इज इन ट्रांजिटिव। एनीवे, तो ये भी एक आधार है, इसके ऊपर भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनका अपना तरीका है, वो हम क्लास में डिस्कस करेंगे। फिर क्लास में मतलब जब ये वर्ब चैप्टर को पढ़ेंगे ग्रामर के सेक्शन में। फिर बात आ जाती है आपकी
अगला जो क्लासिफिकेशन है वो नॉन फाइनाइट्स और फाइनाइट वर्ब का है। तो फाइनाइट वर्ब कुछ और नहीं होते, जो मेन वर्ब होते हैं उन्हीं को हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। फाइनाइट का मतलब जो अपने सब्जेक्ट के द्वारा फाइनाइट किया जाए, निश्चित किया जाए। सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार चलने वाले वर्ब को फाइनाइट कहा जाता है। और नॉन फाइनाइट्स के अंदर आते हैं आपके पास जिरंड, इन्फिनेटिव एंड पार्टिसिपल। नाम से ही पता लग रहा है नॉन फाइनाइट, यानी इनको न तो सब्जेक्ट का टेंस डिसाइड करता है, ना तो ना सब्जेक्ट डिसाइड करेगा, ना उसका नंबर, और ना ही टेंस। ये एकदम सीजन प्रूफ होते हैं। तो V1 प्लस आई एन जी जिरंड बनता है, 2 प्लस V1 इन्फिनेटिव है, और V1 प्लस आई एन जी और वर्ब की थर्ड फॉर्म पार्टिसिपल कही जाती है। अपने आप में बड़ा प्यारा और इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। बहुत सारे लोगों को इससे डर लगता है, तो बिल्कुल डरने की कोई जरूरत नहीं है। हम मेरे साथ वो सब क्लियर हो जाएगा। आपको देखना है तो वर्ब के लेक्चर्स में आपके पास VODs भी होंगे, देख सकते हैं। वैसे जब लाइव पढ़ने का मौका है तो लाइव ही पढ़ लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो तो बस एक आपात स्थिति के लिए है वो। तो हम उनकी बात जरूर करेंगे, क्योंकि देखिए V1 प्लस आईएनजी बड़ा कंफ्यूज करता है हमें। V1 प्लस आईएनजी नाउन का काम करेगा तो आप उसे जिरंड कहोगे। V1 प्लस आईएनजी जब वर्ब का काम करेगा तो उसे मेन वर्ब कहोगे। और V1 प्लस आईएनजी जब एडजेक्टिव का काम करेगा तो हम उसे प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। अब जैसे आप ये कहिए कि सिंगिंग इज माई हॉबी, तो क्या सिंगिंग यहाँ पे वर्ब है क्या? अरे नहीं भाई, आपने कहा सिंगिंग इज माई हॉबी, सिंगिंग सेंटेंस का सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट बनता कौन है? नाउन या नाउन का इक्विवेलेंट कोई। नाउन का कौन इक्विवेलेंट होता है? प्रोनाउन आप जानते हैं, उसमें दो चीजें और जुड़ जाएंगी, जिरंड और इन्फिनेटिव। ये भी नाउन का काम करते हैं। तो सिंगिंग इज माई हॉबी में सिंगिंग जिरंड कहा जाएगा, ये वर्ब नहीं कहा जाएगा। वहीं पे अगर आप ये कह रहे हो शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग, तो अब वो सिंगिंग मेन वर्ब हो गया, ठीक है, वो सिंगिंग मेन वर्ब हो गया। लेकिन वहीं पे आपने कहा आई सॉ अ बर्निंग ट्रेन, अ बर्निंग कार। अब जैसे बम गोले चल रहे हैं, यूक्रेन में गाड़ियों में आग लग रहा है, तो आपने कहा बर्निंग कार, तो जलती हुई कार। तो वहां पे कार नाउन है और बर्निंग उस कार का स्टेट बता रहा है, वो हो गया एडजेक्टिव। तो वही वाली बात, वर्ड प्लेसमेंट, शब्द सेम दिख रहा है आपको V1 प्लस आई एन जी, बट वो एडजेक्टिव का रोल निभाएगा तो हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहेंगे। वर्ब का रोल तो निभा रहा, वो तो बचपन से देख रहे हैं हम, हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद आ रहा होगा वो मेन वर्ब का काम। और नाउन का काम जब करेगा तब हम उसे जिरंड कहेंगे। जब आप कहते हो आई लाइक सिंगिंग, तो सिंगिंग अगेन वहां पे क्या है? वो जिरंड है, वो लाइक का ऑब्जेक्ट है, वो वर्ब नहीं है। तो खैर, इस मैंने आपको जस्ट एक ओवरव्यू दिया है कि वर्ब अपने आप में बड़ा चैप्टर है और ये सबके साथ कनेक्टेड। देखिए नाउन और प्रोनाउन के साथ कनेक्टेड है, भाई वो सब्जेक्ट है उसके अनुसार लगेगा। एडजेक्टिव के साथ कनेक्टेड है, बिकॉज एडजेक्टिव का एक टाइप जो हमारा स्टेटिव वर्ब है, उसको डिस्क्राइब हमेशा कोई ना कोई एडजेक्टिव करता है, स्टेटिव वर्ब। जैसे हमने पीछे बात करी थी, अपीयर है या स्मेल है या फील है, तो आप इट फील्स हॉट बोलते हो, हॉटली नहीं बोलते। अब आप अगर रट के आ रहे हो, नहीं वर्ब को तो एडवर्ब डिस्क्राइब करता, भाई हॉट तो एडजेक्टिव है। ये किस तरह का वर्ब है? ये आपका स्टेटिव वर्ब है। तो जो हमारे स्टेटिव वर्ब्स हैं उनको एडजेक्टिव डिस्क्राइब करता है। तो यानी एडजेक्टिव के साथ भी कनेक्शन हो गया वर्ब के एक हिस्से का। वर्ब टेंस डिसाइड करता है, बिना वर्ब की समझ के आप टेंस तो कर नहीं सकते। वही तो डिसाइड कर रहा है कि भाई इज एम आर है तो प्रेजेंट है, वॉज वर है तो पास्ट है, हैज हैव है तो प्रेजेंट है, हैड है तो पास्ट है। तो इसकी समझ, टेंस की समझ को आपके क्लियर करेगी। एडवर्ब के साथ इसका कनेक्शन है ही है। तो कहने का मतलब ये सेंटर में बैठा हुआ चैप्टर है, ये हर एक पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ इसका कनेक्शन है। राइट, सो जब हम ग्रामर पोर्शन की फुल फ्लेजेड शुरुआत करेंगे, वी विल स्टार्ट विद दिस चैप्टर ओनली। अभी के लिए इतना ज्ञान पर्याप्त है। अब आइए आगे बढ़ते हैं हम एडवर्ब की तरफ। एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एडवर्ब इज अ वर्ड दैट मॉडिफाइज द मीनिंग ऑफ अ वर्ब, कॉमा एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब इन द सेम सेंटेंस। या मोटे मोटे तौर पे अपने दिमाग में आप ऐसे बैठा लो कि नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करने की जिम्मेदारी एडजेक्टिव की है, और नाउन प्रोनाउन को छोड़ के बाकी सबको डिस्क्राइब करने की जिम्मेदारी किसकी है? एडवर्ब की है। तो जो डेफिनेशन मैंने बोली है अभी, उसको आप यहां पे इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब। इतनी की चर्चा हमने कर ली है, बेसिक लेवल पे एडवर्ब के पास आ चुके हैं। और यहां पे हमें समझ में क्या आता है कि भाई एडजेक्टिव को डिस्क्राइब, एडजेक्टिव किसको डिस्क्राइब कर रहा होता है? नाउन प्रोनाउन को। क्या कहा मैंने? नाउन प्रोनाउन को छोड़ के बाकी सबको डिस्क्राइब करने की जिम्मेदारी एडवर्ब की है। तो एडवर्ब इज अ वर्ड दैट मॉडिफाइज अ वर्ब, कॉमा एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब इन द सेम सेंटेंस। सो अगर आपने कहा कि शी सिंग्स मेलोडियसली, नेक्स्ट सेंटेंस
she sings quite melodiously. And third is, she is a very melodious singer. She's a very melodious singer. Now look at these three sentences. एडवर्ब का रोल आपको साफ साफ नजर आ जाएगा. सब्जेक्ट तो सेम है तीनों में, ठीक है. और यहां सिंग्स वर्ब है और मेलोडियसली क्या हो गया, ये गाने का तरीका बता रहा है, तो हम इसे कहेंगे एडवर्ब ऑफ मैनर. हाउ डज शी सिंग, बहुत सुरीला गाती है. तो यहां एडवर्ब जो है वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है. दूसरे सेंटेंस में क्या नजर आया, एडवर्ब ऑफ मैनर ऑलरेडी हमारे पास था. एडवर्ब ऑफ मैनर हमारे पास ऑलरेडी था. एक और शब्द आ गया क्वाइट, और ये है एडवर्ब ऑफ डिग्री. और डेफिनेशन में जो लास्ट पार्ट मैंने बोला था वो क्या था, एन एडवर्ब इज अ वर्ड दैट मॉडिफाइज अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब इन द सेम सेंटेंस. तो एक ही सेंटेंस में एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को भी डिस्क्राइब कर सकता है. मेलोडियसली वहां पे मैनर था, क्वाइट उसकी डिग्री बढ़ा रहा है कि वो काफी सुरीला गाती है, उस एक्शन उसकी इंटेंसिटी बढ़ा रहा है. और इधर आप देखें तो सिंगर जो शब्द है दैट इज नाउन, मेलोडियस इज व्हाट, एडजेक्टिव, मेलोडियस सिंगर. एंड वेरी यहां पे क्या है, अगेन एडवर्ब ऑफ डिग्री है, ये एडवर्ब ऑफ डिग्री है. और यहां एडवर्ब क्या काम कर रहा है, एक एडजेक्टिव की डिग्री को बढ़ा रहा है, यानी एडवर्ब एडजेक्टिव को भी डिस्क्राइब करता है और मॉडिफाई करता है, ठीक है. सो ये एडवर्ब का फंक्शन हो गया. यानी बचपन से हम जो यूज कर रहे हैं वो सब, शी इज वेरी ब्यूटीफुल, वहां पे वेरी क्या था, वो एडवर्ब ऑफ डिग्री था जो कि ब्यूटीफुल की इंटेंसिटी को इंक्रीज कर रहा है. बहुत अच्छी बात है मधु, सब कुछ समझ आ रहा है आपको. तो मैंने इसीलिए कहा, मधु ने यहां लिखा सर वैसे अंग्रेजी अच्छी नहीं है मेरी, या कुछ समझ नहीं है अच्छी इंग्लिश की, बट आप इतने अच्छे से पढ़ा रहे हैं, सब कुछ समझ रहे हैं. तो बिल्कुल मैंने वही कहा था कि आपको कुछ नहीं आता, कोई बात नहीं, यहां हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे, उसकी टेंशन बिल्कुल ना लें. इन्फिनेटिव अभी नहीं छेड़ूंगा सोनू, वो अपने आप में टॉपिक है पूरा. इन्फिनेटिव जब पढ़ोगे ना मेरे साथ तो इन्फिनेटिव पे पूरी एक क्लास लगेगी 1.25 घंटे की, क्योंकि इन्फिनेटिव के भी बड़े सारे टाइप्स हैं. सिंपल इन्फिनेटिव, प्रोग्रेसिव इन्फिनेटिव, परफेक्ट इन्फिनेटिव, परफेक्ट प्रोग्रेसिव इन्फिनेटिव, फिर उनके पैसिव, और ये सब कुछ अखबारों में हमें रोज मिलता है, बट हम ऐसी अंग्रेजी से डर जाते हैं. तो आप डरोगे नहीं, मैं ऐसा नहीं कि सिर्फ 2+B1 करा के छोड़ दूंगा, आई वॉन्ट टू मीट हिम, यहां टू मीट इन्फिनेटिव है. नो, इतनी इन्फिनेटिव नहीं पढ़ोगे. इन्फिनेटिव की भी डिटेलिंग में जाऊंगा, पूरी क्लास करेंगे, सेंटेंसेस समझाऊंगा आपको किस भाव को कैसे लिखते हैं, फिर आप भी सेंटेंसेस बनाएंगे और संतुष्ट होकर क्लास में जाएंगे कि नहीं मुझे कमांड आ गई. तो अभी झटके में नहीं चलेगा, ये तो काम जस्ट ब्रश अप हो रहा है डेफिनेशन, कि हम कुछ अंग्रेजी में कोई सेंटेंस लिखा हो तो हम पहचान पाए कि कौन सा शब्द क्या रोल निभा रहा है, ठीक है. तो एडवर्ब की डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई, फंक्शन समझ में आ गया. आइए अब आगे बढ़ते हैं. अगला हमारे पास है प्रेपोजिशन. देखिए प्रेपोजिशन नाम से ही बता रहा होता है प्री पोजिशन, यानी आप पहले पोजीशन करते हो. अगर हम हिंदी मतलब अगर डेफिनेशन की बात करें, सो प्रेपोजिशन इज अ वर्ड दैट इज प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन विद अदर वर्ड्स इन द सेम सेंटेंस. हिंदी में समझा देता हूं, प्रेपोजिशन वो शब्द होते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले लग करके उसी सेंटेंस में इस्तेमाल होने वाले दूसरे शब्दों के साथ उस नाउन प्रोनाउन का संबंध बताएं. इसको हम हिंदी में कहते हैं संबंध बोधक अव्यय. प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, इनको अव्यय कहा जाता है क्योंकि ये खर्च बिल्कुल नहीं होते और ये भी सीजन प्रूफ रहते हैं. इनके ऊपर सब्जेक्ट वर्ब इन सब का फर्क बिल्कुल नहीं पड़ रहा होता. तो कई बार मन में ये शंका पैदा होती है कि आप एडजेक्टिव और प्रेपोजिशन में कंफ्यूज हो जाए. क्यों? कोई कहे सर एडजेक्टिव भी तो नाउन से पहले लग रहा होता है, एडजेक्टिव भी तो नाउन से पहले लग रहा होता है, प्रेपोजिशन भी पहले पोजीशन होता है नाउन के, तो सर कैसे डिफरेंशिएट करें? इसीलिए पूरा ज्ञान होना चाहिए. एडजेक्टिव का काम संबंध बताना नहीं होता, एडजेक्टिव का काम होता है क्वालिटी बताना उस नाउन प्रोनाउन की जिसके पहले लगा हुआ है. वो कोई रिलेशनशिप नहीं बता रहा. प्रेपोजिशन क्वालिटी नहीं बताता, रिलेशनशिप बताता है, संबंध बताता है जिसके पहले लगा है उसका उसी सेंटेंस के बाकी शब्दों के साथ. राइट. तो जैसे हमने शायद एग्जाम्पल भी लिया था ना इस तरह का कि अगर यू आर सिटिंग बिफोर मी, ये सेंटेंस मैं यहां पे लिख रहा हूं, तो यहां बिफोर क्या है? ये बिफोर प्रेपोजिशन है. किसके पहले पोजीशन हुआ है भाई? मी के पहले. मी क्या है? प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव केस हो गया. बिफोर यहां पे प्रेपोजिशन है और
इस मी का किसके साथ संबंध बता रहा है? यू के साथ। यानी आपकी और मेरी पोजीशनिंग कैसी है, मैं और आप किस तरह से अभी कनेक्टेड है। तो आप मेरे सामने बैठे हो, ये बिफोर ये सूचना पहुंचा रहा है। सो दैट इज द वेरी जॉब ऑफ प्रेपोजिशन। ठीक है, और हमने नाउन की परिभाषा, नाउन के फंक्शन में भी और उसके रोल में भी ये बात समझी है कि भाई नाउन काम क्या कर रहा होता है। नाउन जो है वो प्रेपोजिशन का भी ऑब्जेक्ट बनता है। अगर वर्ब के बाद नाउन आ रहा है और उस वर्ब को रिसीव कर रहा है तो उसे हम ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब कहते हैं। उसी तरीके से प्रेपोजिशन के बाद जो नाउन या प्रोनाउन आ रहा है उसे हम क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन। तो यहां पे जैसे मी प्रोनाउन है तो वो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। ठीक है, या जैसे बचपन से वो सेंटेंस हमने पढ़ा कि द बुक इज ऑन द टेबल, राइट। सो बुक इज ऑन टेबल जब आप कह रहे हो तो वहां पे ये जो टेबल है, दिस इज व्हाट, दैट इज नाउन। अगेन ये टेबल और बुक के बीच में क्या रिलेशनशिप है, ये कौन बता रहा है? ये ऑन बता रहा है, बुक इज ऑन टेबल। यहां पे बुक टेबल पर है, टेबल बुक पर नहीं है। सो इट इज गिविंग यू द हिंट अबाउट द पोजिशनिंग ऑफ दैट रूम। आप मान लो ऐसे कहते हो कि शी केम इन टू द रूम एंड शी वॉज स्लीपिंग इन द रूम। अब शी और रूम के बीच में कैसा रिलेशनशिप है, वो इन और इनटू बता रहे हैं। इन जो है वो स्टैटिक हालात बता रहा है, लेकिन इनटू जो है वो मोशन बता रहा है कि कहीं और से चलते हुए कमरे में दाखिल हुई है। सो प्रेपोजिशन यही है, बस एज सिंपल एज दैट, राइट। कि वो वर्ड जो कि नाउन प्रोनाउन से पहले लग करके, अब वो नाउन प्रोनाउन जब मैं कह रहा हूं तो नाउन और नाउन फ्रेज भी आपको मिलेगा। ठीक है ना, नाउन क्लॉजेस भी आगे मिलेंगे। तो जब नाउन मैं कह रहा हूं तो ये इंक्लूडेड रखो। मैं अभी ज्यादा फ्रेज और क्लॉज इसलिए नहीं बोल रहा कि अभी आपको बताया नहीं, अभी हम वर्ड में ही खेल रहे हैं, उसके बाद फ्रेज पे पहुंचेंगे। तो ये हो गया प्रेपोजिशन का फंक्शन। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है कंजंक्शन। अब आप देखिए ये प्रेपोजिशन और कंजंक्शन में काफी कंफ्यूजन पैदा होती है, बिकॉज यहां पे आपको एक ही शब्द दोनों तरह के रोल निभाते हुए दिखाई दे जाएंगे। या फॉर दैट मैटर हम ये भी बात कर सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो एडवर्ब भी हैं, प्रेपोजिशन भी है, कंजंक्शन भी है। तो इसीलिए आपको रटना नहीं है कि ये वर्ड प्रेपोजिशन होता है, ये वर्ड एडवर्ब होता है। आपको ये जानना है कि प्रेपोजिशन का फंक्शन क्या है, एडवर्ब का फंक्शन क्या है, कंजंक्शन का फंक्शन क्या है, आप ऑटोमेटिकली पहचान लोगे। ठीक है, तो नाम से ये भी बता रहा होता है, जब आप कंजंक्शन कहते हो तो जंक्शन का मतलब हो गया जोड़ना, कॉन का मतलब टुगेदर, यानी जो साथ में जोड़े, बस। तो वो सारे शब्द जो जोड़ने का काम करते हैं उनको हम कंजंक्शन कहते हैं। वो आप अगर ये भी बोल रहे हैं कि आयुष एंड अपार हैव डन दिस, आयुष एंड अपार हैव डन दिस। तो अब यहां पे क्या दिख रहा है? ये एंड इज व्हाट, दिस एंड इज कंजंक्शन ना। ये यहां पे कंजंक्शन का काम कर रहा है, दो वर्ड को ज्वाइन कर रहा है। वैसे ही आप दो फ्रेज को भी ज्वाइन कर सकते हो, दो क्लॉज को भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, अगर वहीं पे हमने मान लो इस तरह का सेंटेंस बना दिया, योर अंडरस्टैंडिंग and her sincerity will definitely make this project successful। ठीक है, तो यहां पे कहानी क्या देख रहे हो? अब ये एंड क्या काम कर रहा है भाई? ये दो फ्रेज को जोड़ दिया, योर अंडरस्टैंडिंग दो शब्दों का समूह, हर सिंसियरिटी दो शब्दों का समूह, फ्रेज हो गया। वहीं पे आपने कहा ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच द स्टेशन, वहां पे वो बिफोर अगेन कंजंक्शन है, टाइम की बात कर रहा है, दो क्लॉज को ज्वाइन कर रहा है। तो जो वर्ड दो शब्दों को, दो फ्रेजेस को या दो क्लॉजेस को ज्वाइन करे वो कंजंक्शन है। ठीक है, बाकी कंजंक्शन का ज्ञान तो उस बाद में हम लेंगे, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होते हैं, क्या फर्क होता है इसमें, वी विल डिस्कस दोज थिंग्स। अभी डेफिनेशन लेवल पे बात हो रही है। तो देखिए ये आपका सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच का ज्ञान ले लिया। इंटरजेक्शन बस ज्ञान है, आपको पता है। विस्मयादि बोधक अव्यय हम जिन्हें कहते हैं, यानी वो सारे शब्द जो कि हाइटेंड इमोशन दिखाते हैं कि आप किसी चीज को लेकर के बहुत खुश हो, प्रसन्न हो, कुछ इस तरीके का। सो
दैट इज कॉल्ड इंटरजेक्शन। उसका पेपर से कोई खास लेना देना आपका नहीं है, नरेशन के टॉपिक में आता और वो एज सच बैंकिंग में नहीं पूछा जाता। ठीक है, सो बिल्कुल बिल्कुल करो, मैंने शॉर्ट फॉर्म में ही दिखाया है, ऑन द टेबल होना चाहिए बिल्कुल। ये तो प्रॉपर फिर ना पूरा सेंटेंस तो द बुक इज ऑन द टेबल, दैट्स द एब्सोल्युटली करेक्ट स्ट्रक्चर। द बुक इज ऑन द टेबल, ठीक है, ये करेक्ट स्ट्रक्चर है। तो वही बात है, ऑन यहां नाउन के पहले ही लगा हुआ है। द देख के परेशान मत हो जाना, वो आपका आर्टिकल है एंड आर्टिकल्स आर नथिंग बट एडजेक्टिव ओनली। बिल्कुल एमडी, सबका कमेंट पहुंचता है, लेकिन जब मैं समझा रहा होता हूं तो डेफिनेटली आप तक ध्यान नहीं जाता यहां पे। सो इज इट क्लियर टू एवरीवन नाउ? सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच के फंक्शन आपको क्लियर हो गए। अब अगर आपको पहचानने के लिए कहा जाए तो पहचान लोगे? क्या कहते हो, पहचान लोगे नहीं पहचान लोगे आप? चलिए पहचानिए फिर फटाफट। हु विल पुलिस द पुलिस? पहला पुलिस क्या है? याशु कह रहे हैं यूट्यूब का लेक्चर देखना जरूरी है। भाई आपके ऊपर है, देखना मत देखना। नितिशा, हेलो सर, आई एम फ्रॉम पटना, फर्स्ट टाइम आई एम अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश विद कॉन्सेप्ट, थैंक्स लॉट। बहुत खुशी है नितिशा, आ जाओ। अब जो समझा है उसका देखो, क्लास ऐसे ही चलती है मेरी, जो सिखाऊंगा उसको टेस्ट करूंगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच के क्वेश्चंस हैं, और आपको जो वही वाली बात कि वर्ड प्लेसमेंट, एक ही शब्द की प्लेसमेंट बदल रही है, आपको पहचानना है। हु विल पुलिस द पुलिस? अब हो सकता है पुलिस को लेकर के मन में एक लॉजिक हो, भाई द लगा हुआ है तो नाउन ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये पुलिस क्या है? ये पुलिस वर्ब है ना, विल लगा हुआ है, विल मॉडल वर्ब है, उसके बाद मेन वर्ब आ गया, तो इसीलिए कोई रटा हुआ ज्ञान नहीं, हमें वो चीज समझनी है। अगला भी देखो इसी तरीके से दिया है मैंने, यू नीड सम, आई नीड सम वाटर, सबको पता है वाटर नाउन है यहाँ पे, सम एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो गया, क्योंकि पानी को गिनती तो दे नहीं सकते, दिस इज व्हाट एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। आई नीड सम वाटर, यू नीड टू वाटर योर प्लांट डेली, जब मैं कह रहा हूं तो जाहिर तौर पे अब यहाँ पे वाटर क्या है, ये वर्ब के तौर पे यूज हो रहा है, 2+V1 जिसे हम कहते हैं। The word is same, it is all about the placement of that particular word that decides that what kind of grammatical profile that word holds. तो वो शब्द लगा कहां है ना, उसके आधार पे हम तय करेंगे। आपको आजकल तो बहुत सारा, आप देखो जैसे पेटीएम वाले अपने ऐड में क्या करते हैं, आई विल पेटीएम यू, आई विल पेटीएम यू, कंपनी 10 साल पुरानी है। अब कोई कहेगा नहीं, यहां पे पेटीएम तो नाउन एक कंपनी का नाम है, पे थ्रू मोबाइल का शॉर्ट फॉर्म पेटीएम है, पे थ्रू मोबाइल ये कंपनी का फुल फॉर्म था। एनीवे, तो आई विल पेटीएम यू, तो विल हेल्पिंग वर्ब में पेटीएम क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया। तो आज के इंटरनेट के जमाने में तो शब्दों का निर्माण लगातार हो रहा होता है, तो दैट इट्स ऑल अबाउट द प्लेसमेंट। गिव मी सम मनी एंड सम हैव नॉट अटेंडेड दिस सेमिनार। बताओ फटाफट, पूरा कर लो ये 10 मिनट के अंदर सारे क्वेश्चंस। कल फ्रेज, अगली क्लास में हम फ्रेज की शुरुआत करेंगे। गिव मी सम मनी एंड सम हैव नॉट अटेंडेड दिस सेमिनार, बता दीजिए। मनी इज नाउन, सम आ गया उसके पहले, तो क्या है, नाउन को जो डिस्क्राइब करता है उसे क्या कहते हैं भाई, एडजेक्टिव कहते हैं। तो ये सम आपका एडजेक्टिव है, और यहां क्या दिख रहा है, हैव हेल्पिंग वर्ब है, अटेंडेड मेन वर्ब है, सम यहां पे काम क्या किसका कर रहा है, सब्जेक्ट का कर रहा है। सब्जेक्ट बनता कौन है, नाउन, या नाउन का इक्विवेलेंट, नाउन का इक्विवेलेंट कौन होता है, प्रोनाउन, तो भाई ये प्रोनाउन है। सम हैव नॉट अटेंडेड दिस सेमिनार, कुछ ने इस सेमिनार को अटेंड नहीं किया है, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, फटाफट हो रहे हैं क्वेश्चन। चलो अगला, सिंस माई ब्रदर सेड सो आई बिलीव इट,
माई फ्रेंड हैज बीन इल सिंस यस्टरडे। सिंस माई मदर सेड सो आई बिलीव इट, क्योंकि मेरी मां ऐसा कहती है मैं विश्वास करता हूं इस बात पे। माई फ्रेंड हैज बीन इल सिंस यस्टरडे, यहां पे सिंस प्रेपोजिशन है, बचपन से हम पढ़ रहे हैं टेंस के अंदर, आया ना, ये प्रेपोजिशन है। लेकिन सिंस माई मदर सेड सो ये क्या है, ये कंजंक्शन है। यहां पे ये कंजंक्शन का काम कर रहा है। अब आपके मन में ये सवाल पैदा हो सकता है, सर कंजंक्शन तो जंक्शन बनाता है, बीच में आके ज्वाइन करता है। भाई मेरे, कंजंक्शन से सेंटेंस की शुरुआत अगर करते हो आप, तो आप बीच में कॉमा लगाते हो, ठीक है। और अगर कंजंक्शन बीच में आता है तो कॉमा लगाने की कोई जरूरत नहीं होती। अब इस आधार पर जैसे ये सेंटेंस आप बचपन से सुन रहे हैं, इफ यू वर्क हार्ड, इफ यू वर्क हार्ड यू विल गेट सक्सेस, या सिंपली कह दो तो यू विल सक्सीड। सक्सीड वर्ब है, सक्सेस नाउन है, कई सारे लोग इसमें भी कंफ्यूज रहते हैं। तो विल हेल्पिंग वर्ब, सक्सीड मेन वर्ब। अब आप इस बात को ऐसे भी कह सकते हो, यू विल सक्सीड, यू विल सक्सीड इफ यू वर्क हार्ड, ठीक है। तो ये सब कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं रखनी, सारी कंफ्यूजन धीरे धीरे दूर हो जाएगी, गाड़ी आगे बढ़ने दो थोड़ी। तो अब देखो इफ कंजंक्शन ही है, इफ यहां पे कंजंक्शन है, जब कंजंक्शन से शुरुआत कर रहे हैं तो कॉमा बीच में आ गया, और यहां पे जब खुद कंजंक्शन बीच में आया है तो कॉमा की कोई जरूरत नहीं है। बात क्लियर हो गई। आप इस बात को ऐसे भी कह सकते हैं, आई बिलीव इट सिंस माई मदर सेड सो, मैं इस बात पे विश्वास रखता हूं क्योंकि मेरी मां ने ऐसा कहा है। कोई और कहता तो बात समझ में आती। अगला देखो आप, सही जवाब देना। तीन सेंटेंसेस में अबव लगाया है मैंने, इज्जत रख लेना मेरी। ज्ञान जो सिखाया है वही बताना है आपको। एनालाइज द अबव सेंटेंस, द मॉरल लॉ इज अबव द सिविल लॉ, आवर ब्लेसिंग्स कम फ्रॉम अबव। बताओ। वेरी गुड। एनालाइज द अबव सेंटेंस, सेंटेंस नाउन, अबव एडजेक्टिव, यानी ऊपर वाले सेंटेंस है जो इससे ऊपर लिखे हैं सेंटेंस को, ये एडजेक्टिव हो गया। ये प्रेपोजिशन है, ये प्रेपोजिशन का काम कर रहा है यहां अबव। आप देखिए सिविल लॉ अगेन नाउन, और मॉरल लॉ नाउन, मतलब नाउन फ्रेज है अगर पूरे तरीके से मैं बात करूं, ये नाउन फ्रेज हो गया, ठीक है। तो एक नाउन फ्रेज के पहले लग करके दूसरे नाउन फ्रेज के साथ उसका रिलेशनशिप बता रहा है कि मॉरल लॉ जो है वो सिविल लॉ से ऊपर है। आवर ब्लेसिंग्स कम फ्रॉम अबव। अब देखो एक रटा हुआ बच्चा जिसने बचपन से रटा फ्रॉम प्रेपोजिशन होता है, अबव प्रेपोजिशन होता है, वो तो डर ही जाएगा, ये कौन सी अंग्रेजी यार, दो दो प्रेपोजिशन लग गए। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहां अबव जो है ना, ये नाउन के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, और फ्रॉम यहां पे प्रेपोजिशन है। और आपको आइडिया तो लग ही गया होगा कि ये नाउन किसकी तरफ इशारा कर रहा है, ऊपर वाले की तरफ। तो ऊपर वाले स्थान को जो हम नाम देते हैं, बार बार बोलते हैं ना ऊपर वाला सब देख रहा है। सो ऊपर वाला सब देख रहा है कौन से, वो आपका सीसीटीवी का ऐड भी है ना, ये ऊपर वाला सब देख रहा है। तो ये ऊपर वाले की जगह के लिए एक नाम दे दिया आपने अबव के जरिए, तो वहां वो अबव एक तरह से नाउन का काम कर रहा है। वो नाउन हो गया, ये प्रेपोजिशन, ऊपर वाला एडजेक्टिव। आई लाइक ऑल ऑप्शंस यू हैव गिवन मी, ऑल स्पोक इन योर फेवर इन द मीटिंग। वही ऑल है बट उसका पोजीशन अलग है, वर्ड प्लेसमेंट। भाई ऑप्शंस है यहां पे नाउन, नाउन के पहले आ गया तो एडजेक्टिव है। यहां ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, स्पोक वर्ब है सेकेंड फॉर्म। सब्जेक्ट कौन बनेगा, नाउन या नाउन का इक्विवेलेंट, नाम तो कोई है नहीं, ये प्रोनाउन हो गया। राइट, सो ऑल स्पोक इन योर फेवर इन द मीटिंग, यानी सभी ने तुम्हारे पक्ष में मीटिंग में बात की। चलो अब अगले तीनों सेंटेंस में मैंने एनी दिया हुआ है, एनी बताओ आप, इज दिस ऑप्शन एनी बेटर, क्या ये ऑप्शन पहले से थोड़ा बेहतर है क्या पिछले वाले ऑप्शन से। एनी ऑफ यू, राइट, एनी ऑफ यू इज नॉट सेलेक्टेड फॉर दिस जॉब, you can get this article any shop of this locality.
हरविंदर आपके यूट्यूब का, भाई मेरे सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का नाम इंग्लिश एक्सपो विद सत्येंद्र तिवारी है। इंग्लिश एक्सपो विद सत्येंद्र तिवारी, ठीक है। गूगल पे डालोगे सब मिल जाएगा, बस गूगल पे ही बस डाल दो इंग्लिश एक्सपो विद सत्येंद्र तिवारी, या तुम गूगल पे सिर्फ सत्येंद्र तिवारी डालोगे तो भी सारे सोशल मीडिया हैंडल मिल जाएंगे। वो तो मेरे चैनल की बात हो गई, लेकिन करियर विल के बैंकिंग एग्जाम्स का एक अलग सेपरेट डेडिकेटेड यूट्यूब चैनल है। तो अभी वाले जो सेशंस हो रहे हैं ना वो वहां हो रहे हैं करियर विल बैंकिंग एग्जाम्स के। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको वोकैब से जुड़ा हुआ, ग्रामर से, कॉम्प्रिहेंशन से जुड़ा हुआ बहुत सारा कुछ मटेरियल मिल सकता है। देखिए, इज दिस ऑप्शन एनी बेटर? बेटर यहाँ पे एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव को जो डिस्क्राइब करे वो क्या होता है? वो एडवर्ब होता है। अभी आपने पढ़ा है, तो ये एडवर्ब ऑफ डिग्री के तौर पे काम कर रहा है। आप ये पूछ रहे हो क्या यार ये वाला ऑप्शन उससे बेहतर है क्या? तो जो एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करे वो क्या है? वो एडवर्ब है। एनी ऑफ यू, ये प्रोनाउन है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। यू प्लूरल है, यहां में से तुम में से कोई भी सेलेक्ट नहीं हुआ, तो ये प्रोनाउन का काम कर रहा है। जबकि यहां पे जब आप एनी शॉप कह रहे हो तो शॉप इज नाउन एंड एनी इज व्हाट? दैट इज एडजेक्टिव। ये एडजेक्टिव हो गया। तो एक ही शब्द के अलग अलग रोल। ये आज का लास्ट क्वेश्चन हो पाएगा जहां तक मुझे एहसास है, और मैं चाहता हूं कि यहां पे देखो 4 सेंटेंस मैंने एक ही वर्ड फास्ट दिया है, इसको सही करना आप। कितने आसान आसान से सेंटेंस हैं। श्रुति केप्ट द फास्ट फॉर अ डे, श्रुति ने एक दिन का व्रत रखा। बलबीर रैन वेरी फास्ट टू कैच द बस, बलबीर बहुत तेजी से दौड़ा बस को पकड़ने के लिए। बी फास्ट इन नवरात्रि फॉर 9 डेज, हम नवरात्रि में 9 दिन का फास्ट करते हैं। सी वॉज फास्ट इनफ टू रीच देयर, वो उतनी तेज थी कि वहां पहुंच सकती थी। हिंदी मतलब पता लग गया। अब एकदम सिंपल सेंटेंसेस मैं देता हूं हर जगह, आप क्लास में भी देखते हैं, तो जस्ट आपकी समझ बढ़ाने के लिए बताओ। फास्ट सही सही बताना। भाई श्रुति केप्ट द फास्ट, पहला वाला साफ साफ दिख रहा है, ये व्रत है, ये नाउन है। कैसे पहचान लिया आपने? द लगा हुआ है, आर्टिकल किसके पहले लगता है? नाउन के पहले। अगला देखो, बलबीर रैन वेरी फास्ट, अभी पढ़ा है आपने, रैन वर्ब है, और ये वर्ब, ये एक्शन कैसे हुआ? वो तेज दौड़ा, धीमे दौड़ा, तो ये क्या है? ये आपका एडवर्ब ऑफ मैनर है। ये एडवर्ब ऑफ मैनर है। और अगर वेरी भी पूछा होता, वैसे वेरी तो पूछा नहीं यहां पे, तो वेरी क्या है? एडवर्ब ऑफ डिग्री है, बहुत तेज। लेकिन हम बात फास्ट की सिर्फ कर रहे हैं। वी फास्ट इन नवरात्रि, भाई सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है, हम व्रत रखते हैं। वही फास्ट नाउन भी है, वही फास्ट वर्ब भी है, तो हम व्रत रखते हैं नवरात्रि में 9 दिनों के लिए। दिस इज व्हाट, ये वर्ब का काम कर रहा है। और शी वॉज फास्ट एनफ, अब खुद ही देख लो, अभी आपने समझा है कि भाई यहां पे ये वर्ड क्या है? स्टेटिव वर्ब है, शी हो गया प्रोनाउन। इसकी विशेषता बता रहे कि वो तेज है। पहली बात तो शी वॉज फास्ट का मतलब वो तेज थी, वो तेज थी। अब ये एनफ एडवर्ब ऑफ डिग्री है कि वो उतनी तेज थी कि वहां पहुंच सके। तो यहां पे फास्ट जो हो गया ये एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, बात समझ आ रही है? यीशु आपको आवाज नहीं आ रही मेरी? बाकी सबको आवाज आ रही है? सो नाउ टेल मी, कितने लोगों के ये चारों के चारों सही थे? बताइए प्लीज। ये लास्ट वाले की बात कर रहा हूं मैं बस। टेल मी। चलिए, शायद आपका समय पूरा हो गया, तो इसके बाद का जो सेक्शन है, जो क्वेश्चंस है, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और उसके बाद बात करेंगे फ्रेजेस की। फ्रेज को भी पहचानेंगे, उनको भी आइडेंटिफाई करने के लिए ऐसे क्वेश्चन दूंगा। फिर हम क्लॉज को पहचानेंगे, और फिर एक सेंटेंस को समझने की ताकत आप तक पहुंच जाएगी। यानी अगले 2 से 3 क्लासेस के अंदर
ज्यादा से ज्यादा 3 क्लास लगेगी, बट ये फाउंडेशन आपकी बहुत बेहतर हो जाएगी एंड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दोज लेंदी सेंटेंसेस व्हाट यू कम अक्रॉस व्हेन यू रीड न्यूज़पेपर्स, magazines or anything like that. Thank you very much everyone. Let's catch up in the next class. Thank you.